नाजरीन, स्वागत है आपका इंडिया शासन न्यूज़ पर। मैं हूं अजीम पठान। ये कहाँ का इंसाफ? मैं ये जो FIR हुई है इसके ताल्लुक से थोड़ा सा हेल्थ ऑफिसर साहिबा से मालूमात करूंगा कि वो मुझे बताए कि इनको कौन सा लेटर किसका मिला था जो इन्होंने FIR की है। मेरी बात 1 मिनट में हेल्थ ऑफिसर साहिबा या हेल्थ ऑफिसर साहब जो बताना चाहे वो बताए। मैडम, दोनों एप्लीकेंट की बात पहले सुन लो, उसके बाद प्रशासन की तरफ से क्या बात आती है उसके बाद चर्चा करेंगे। ये पूरा हो गया उसके बाद नहीं जवाब दूसरा एप्लीकेंट नहीं अभी मेरी बात की है भाई साहब मेरी बात यदि 2 लोग की एंगल हो जाती है महापौर मैडम, अगर हेल्थ ऑफिसर अपनी बात 2 मिनट में रखना चाहती है तो रखते हैं। इस पर हम लोगों ने काम किया है 1 साल से, और अगर किसी को बोलना है इस विषय पे माइक में बोलो भाई, वो बोल ले। मेरी तजवीज़ रहेगी, मेरी सूचना रहेगी, मैं उस पर बोलूँगा। मुझे कम से कम 10 मिनट लगेगा, क्योंकि ये सवाल कानूनी भी है और महासभा को क्या इख्तियार है ये भी हमारे सामने सवाल है। FIR हुई है ये भी हमारे सामने सवाल है। तो ऐसे पहलू पर बहुत ज़्यादा मैं महासभा में तमाम गुजारिश करूँगा कि ऐसे सवाल पर कम से कम जिसमें कानूनी मामला उसमें एक दूसरे की मदद करें और समझ बूझ के फैसला करें। हेल्थ ऑफिसर अगर अपनी बात रखना चाहती है तो वो 2 बैनर बता दें। अगर कोई बोलना चाहता है तो आप उनको बोलने दीजिए। आखिर तो मैं इसको बोल महापौर मैडम, इससे पहले मैं मेरी एक बात रख देना कि ये जो विषय है ये आरोप प्रत्यारोप कर एक एप्लीकेंट लोगों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आरोप है। हमें दोनों बात सुनना चाहिए। यहाँ पर एक काम ये था कि मीटिंग के साथ प्रशासन ने मुकम्मल गोशवारा देना चाहिए था कि बोलने वाले की बात क्या है। इसमें अभी हमने तो बोलने वाले का अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या चाह रहे हैं। तुमको जो सूचना लाना है तुम मान सकते, सूचना मांगना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन एप्लीकेंट की क्या शिकायत है आपके माध्यम से मैं डॉक्टर खालिद साहब को मालूमात देना चाहूँगा। मैंने आपकी बात सुनी है। बोलो मैडम। मैडम समझ में आए। यादी जो अधिकृत पत्रकार है यांचे यांनी ते आदेश 1044 आदेश जे तहसीलने दिलेले आहे. आता 3460 आदेश आपल्याला महानगरपालिकेला मिळाले होते. त्यापैकी जे 1044 आदेश हे तहसीलने सांगितले ते आपल्याकडे नाहीत आणि हे आदेश मात्र आपल्याला मिळालेले आहेत. बस बाबू साहब, बस मेरा स्टेज उठना था, वो बोल चुके कि ये हमारा बोलना नहीं है। मेरा मास्टर साहब आपके माध्यम से ये बोलना है, जब ये किसी का नाम नहीं है, कोई दोषी नहीं है, तो ये 1044 लोगों पे गुना कैसे दाखिल हो गया। एक दूसरी बात कि इन्होंने बताया कि अभी 3014 दाखिले उनके पास निकले, 1044 तो उनके पास रिकॉर्ड नहीं मिला। तो जिनके पास रिकॉर्ड नहीं मिला उन्होंने बोल दिए कि 1044 का हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो उससे तुमको क्या लेना था? उससे तुमको कुछ लेना देना ही नहीं था। बोला तुम्हारा रिकॉर्ड तुम ढूंढो, हमारे पास आदेश आया था, हमने जन्म दाखिला बना के दिया। लेकिन
आपने ऐसा नहीं करते हुए उनकी बातों को सुन के कोई फॉरेन स्लेब में उनकी साइन नहीं भेजी कि वो बोलते कि ये दाखला हमने नहीं बनाए। तुम्हें ये कैसे मान लिए कि जो 1044 दाखला है ये उनका दिया हुआ नहीं है? उनके पास रिकॉर्ड हो, तहसीलदार के पास या ना हो, तहसीलदार ने बनाया या उप तहसीलदार ने बनाया, हमको उसमें कोई बहस नहीं करना है। मेरा बोलना ये है, तहसीलदार ने अगर आपको ये लिख के दिया कि भाई हमारे पास 1044 दाखलों का रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो सब चोर हो गए क्या? 1044 लोग चोर हो गए क्या? वो उन्हें गुनहगार हो गए क्या? आपको वो साइन तहसीलदार का आदेश आया था तो तुमको उस पर बात करना चाहिए था। तो तुमने कौन सा था 1044 या नहीं? आप बोल रहे कि भाई ऐसी हमने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, अननोन व्यक्ति का नाम लिखा है, तो अननोन में केस कैसे हो गया? अननोन में केस कैसे होता? जरा इसकी भी मालूमात दो कोई। यहाँ पे हमारे जो वकील साहब है वो मालूम नहीं पाते अननोन में केस कैसे हो गया। अगर मैडम ने अननोन व्यक्ति का नाम लिया तो अननोन व्यक्ति में 1044 कैसे आ गए? उनकी भी जमानत क्यों हुई? तो ये नाइंसाफी है हमारे गांव की आवाम के साथ, जिन्होंने अपने बच्चों का दाखिला बनाया, वो माँ बाप के साथ, वो भाई बहन के साथ किया अन्याय है। बस इतने वही आपकी बात असलम भाई ने बोला है कि होता है, उसका डिटेक्शन होने के बाद वो आरोपी किए जाते हैं। हमारा ये कहना है कि न्यायालय इसमें महासभा को हस्तक्षेप करने और आदि देव अध्यक्ष महोदय जो भी चालना अध्यक्ष मुझे ये पूछना है कि अगर ये न्यायालयीन बात है, इसका निर्णय महासभा ले सकती है या नहीं ले सकती? नहीं ले सकती। इसका जवाब दूंगा। आपको मैडम दोघांचं या ठिकाणी शिवसेनेचा गटनेता म्हणून तुमच्या कार्यकाळाला खूप खूप शुभेच्छा देतो। आणि आपण जी काही भावना व्यक्त केली की आम्ही दोघे महिला आहोत, नक्कीच आपण या महाराष्ट्रात छत्रपतींच्या राज्यात आपण आहोत। तुमच्या कोणाच्याही महिलेच्या केसाला धक्का लागणार याची जबाबदारी मारेगाव शहराच्या विकासासंदर्भात आपण जे जे काही निर्णय घ्या त्याला आमचा सगळ्यांचा पाठिंबा असेल। फक्त माझी एक विनंती आहे, आपलं शहर गेल्या 25 वर्षापासून अतिशय शांततेच्या वातावरणात पुण्यावरून आहे। असंच वातावरण याही पुढे या शहरात आणि आपल्या शहराच्या ज्या काही समस्या आहेत या ठिकाणी बरेच नगरसेवक या ठिकाणी जुने नगरसेवक देखील आहेत। या शहराच्या समस्या सोडण्याकरता विजय आणावी अशी या ठिकाणी भावना व्यक्त करतो। आणि पुनश्च पहिल्यांदा या सभागृहामध्ये महापौर उपमहापौर या महिला आहेत, त्यांचा आदर राखला जाईल हे मी तुम्हाला या ठिकाणी आश्वासन करतो। धन्यवाद। एक सभागृह है, हम लोग चुनकर रहे प्रतिनिधि है, उसके
के बारे में, लोगों के बारे में हमारे को यहाँ बोलने का अधिकार है। न्यायालय का माप है, आज चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, तैयार कर्मचारी लोग की, इसके लिए हम यहाँ बोल सकते हैं। जब न्यायालय का माप है, चार्जशीट चले जाए। नया सवाल, अगर कोई ये समझता होगा कि भाई ये हाउस के अंदर कि भाई एक ही समाज के लोगों को ऊपर अन्याय हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब समाज के लोगों का यहाँ पर बात मानने के लिए खड़े हुए। मैं एक छोटी सी उदाहरण देकर मेरी बात खत्म करूंगा कि हमारे तत्कालीन नगर अध्यक्ष दीपक श्री राम भोसले, इनका भी जन्म दाखिला रद्द किया गया। नहीं है तो मैं पूछता हूँ सभागृह के जिम्मेदारान से, और जो ये सवाल कर रहे हैं कि भाई यहाँ का वो रहने वाला नहीं है, क्या वो रोहिंग्या है, कि पाकिस्तानी है, कि कहाँ रहने वाला है, ये सब के लिए ये बात किसी को बोलकर और अपनी बात प्रेस में लाने का, ये बात किसी की होना नहीं चाहिए। आप लोग सब प्रतिनिधि है, लोग प्रतिनिधि है शहर के लोगों का, सबका अपना बात रखने बात है। आप भी अपनी बात रखो, लोगों के हित में रखो बात। 1044 दाखिले के बारे में अभी तो मुस्तकीम भाई जैसे बोलेंगे। पहला ऐसा है कि ये तो जैसे जिन लोगों का बच्चों का दाखिला बना, उन्हीं के लोगों पर क्या ना इन्होंने बोल दिए एकदम साफ तरीके से कि अन्य व्यक्ति लोगों के ऊपर गुना दाखिल हुआ। मैडम आपने ऐसे ही बोले ना, अन्य व्यक्ति कौन, इसका स्पष्टीकरण करेंगे क्या? हम लोगों पे गुना दाखिल हुआ है क्या सभागृह के ऊपर? आप लोगों ने अन्याय किया है बॉडी नहीं रहने के बाद, और हम लोग ये भी है कानूनी बात अभी मुस्तकीम भाई के रखने के बाद ये 1044 लोगों का गुना जो तुमने दाखिल किया कारपोरेशन की तरफ से, तुमने अन्याय किया है लोगों के ऊपर, तुमको ये गुना वापस लेना पड़ेगा। और हाल में हम लोग जो बोलेंगे सभागृह जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। आजच्या 44 त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आणि दुर्दैवाचे 3,407 जन्म दाखले या शहरात ज्या व्यक्तीचा जन्म झाला त्याला दाखला मिळाला पाहिजे, तो त्याचा अधिकार, त्याच्या कोणाचंही गुंमत असल्याचं काही कारण जो या पैदा हुआ है उसको जन्म दाखल मिला, लेकिन 2000 मैडम के कहने पर मैंने जो सुना, जो एटीट्यूड किया गया, जो मालूमात है वो एटीट्यूड ही गलत है। वो दो बार हमको बोला ना, तहसीलदार का सही शिकायत करके केवाईसी मेरी मालूमात मेडिकल ऑफिसर आपने जवाब में बताई। दूसरा 3,407 उसमें एक कदम जमा किया, खुलासा करावा आणि 20 नमुन्यामध्ये जे शासनाने नियम दिलेले त्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी, त्यांनी तहसीलदारकडे आणि आयुक्त महोदयांकडे हक्क करावा। आपल्याला त्या कामी सभागृह त्यांना सगळ्यांना सांगितलं आणि कायदेशीर त्यांना बस ना रे भैया, तो अपने में कितने बहस कर रहे हैं? चलो बस ये जन्म दाखिले का सवाल मालेगांव शहरिया जनवरी 2020 से मुसलसल परेशान है। कई लोग जेल में, कई लोग हाईकोर्ट में। हमने मालेगांव शहर में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी आसिफ शेख साहब और हमने बनाई, और उस वक्त से हम कानूनी तौर पर उनकी मदद कर रहे हैं। ये बात जो यहाँ बोली जा रही है ये न्यायालय का विषय है, जो न्यायालय का काम है वो हम न्यायालय में कर रहे हैं। जो महासभा का पावर है वो हम महासभा में अपनी बात करेंगे। यहाँ पर सवाल एफआईआर का हो जाना नहीं है, हम कोई एफआईआर वॉइस करने का सवाल नहीं लाए। हमने कोई न्यायालय से वापिस ले लो, ये हमारा सवाल नहीं। हमारा सवाल सीधा सा है कि 1044 जन्म दाखिले जो तहसीलदार के आदेश पे कारपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिया, क्या वो 1044 आदेश हेल्थ डिपार्टमेंट में आए थे कि नहीं आए थे? मैडम, हेल्थ ऑफिसर का भी ये मानना है कि 1044 दाखिले महानगर पालिका के हेल्थ डिपार्टमेंट में आए। उसके बाद हमने जन्म दाखिले इशू किए, और वो जन्म दाखिले जिनको मिले
उन्होंने उसका इस्तेमाल अपने अपने तौर पे, किसको आधार कार्ड बनाना था, किसी को पासपोर्ट बनाना था, किसका स्कूल में एडमिशन का काम था, ये सारे कामकाज इस पर हुए। मगर जब इंक्वायरी शुरू हुई, उस इंक्वायरी में सिर्फ मालेगांव शहरियान नहीं गए, यानी उसमें तकलीफ में आए ऐसा नहीं है, महानगर पालिका के प्रभाग अधिकारी, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी परेशान हुए। जो तहसीलदार ने 1044 दाखिले दिया था, मुझे कोई बता दे कि नीलेश आयुष साहब बोल रहे थे कि लोगों ने सिक्का और सिग्नेचर बाहर कर लिया। तो ये हेल्थ ऑफिसर साहब बोलती है कि हमने बगैर नाम की FIR, ठीक है, मेरे घर चोरी होंगी तो मैं कोई चोर का नाम बोल के FIR नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा मेरे घर ऐसी ऐसी चोरी हुई। चौकसी में पुलिस अब किसका नाम लेती है, ये सवाल था। सही बात ये थी कि ये FIR होना ही नहीं चाहिए, और कारपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर की तरफ से तो कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास 1044 आदेश आए थे, और 1044 आदेश पर अरीजेदार या कोई एजेंट साइन कर सकता है या सिक्के लगा सकता है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि ये नायब तहसीलदार की सिग्नेचर, जिसको बोलता है कि ये मेरी सिग्नेचर नहीं है, मुझे बताया जाए कि कोई अरीजेदार ये 1044 इस तरह की सिग्नेचर कर सकता है क्या? कोई दुनिया में इतना माहिर हो सकता है कि 1044 पे अलग अलग लोग, हेल्थ ऑफिसर अलग साइन, उनके अरीजे पे डुप्लीकेट साइन कर ले, मैं डुप्लीकेट साइन कर दूं और सबका स्ट्रोक इसी तरीके का हो, ये मुमकिन है क्या? ये पहली नजर में ही ये समझ में आता है कि ये साइन तहसीलदार की ही है, और इस साइन को जिसपे 2416 दाखिले हमने दिए हैं, जिसको माना जा रहा है कि आदेश आया है, यही वो भी साइन है तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की। मुझे बताइए कि इसमें कौन से स्ट्रोक में फर्क है? कौन बोल सकता है कि ये स्ट्रोक, ये हैंड कोई और हाथ का है और ये हैंड कोई और हाथ का है? जब स्ट्रोक सेम हमको दिख रहा है, तो क्या ये हेल्थ ऑफिसर कमिश्नर साहब को 1044, सबसे पहले तो अगर ऐसा सवाल आया था, इन्होंने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करना चाहिए था कारपोरेशन में। हमारा इख्तियार है, हम डिपार्टमेंटल अगर इंक्वायरी उस वक्त करते कि 1044 दाखिले पे सिग्नेचर, सिक्के ये बराबर है कि नहीं, तो आपके प्रभाग अधिकारी पे गुना नहीं दाखिल होता, लोगों पे गुना नहीं दाखिल होता। गुना दाखिल हुआ है अभी तक 1083 लोगों पे, 1083, इसमें 700 महिलाएं। आप दोनों महिला है यहाँ पर, आप लोगों के सामने ये सोचने का सवाल है कि 700 महिलाओं पर गुना दाखिल हुआ जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, जिसमें उनका कोई गुनाह नहीं है, उसके बावजूद उन पर गुनाह दाखिल हुआ है। अब एक चीज हो गई है, हमको उसका समाधान निकालना है, हमको किसी भी तरीके से उसको कानूनी तौर पर उसका रास्ता निकालना है। हमारी इस मामले में ना शासन से कोई लड़ाई है, न प्रशासन से कोई लड़ाई है, न सरकार से हम लड़ना चाहते। हम सिर्फ इंसाफ के लिए 1044 लोगों के साथ अगर नाइंसाफी हुई है, उसमें सिर्फ मुसलमान है ऐसा नहीं, दूसरे मजाहिब के लोग भी उस 1044 में जिन पर गुना दाखिल हुआ है, वो भी आसिफ शेख साहब और हमारे पास वो लोग भी आ रहे हैं, हम उनकी भी मदद कर रहे हैं। बोलने का मतलब ये है कि अगर प्रथम देखने पे ही ये लगता है कि ये साइन तहसीलदार की है, तो मेरी तजवीज ये है कि ऑथोराइज्ड हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास 1044 जो दाखिले आदेश दिए गए हैं, वो आदेश ऑथोराइज्ड हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा जाए और वो सिग्नेचर वेरीफाई होकर आ जाए। उसके बाद कानूनी तौर पर हमको पूरे शहर के लिए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को कानूनी तौर पे न्यायालय में क्या करना है वो हम करेंगे, मगर इसको हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास आप भेजिए और ऑथोराइज्ड हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजिए, उसकी फीस महानगर पालिका अदा करे और वहां से हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक ही आरोपी इसमें हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ नायब तहसीलदार, और 1044 लोग आरोपी हो ही नहीं सकते, और तहसीलदार से गुना दाखिल होना चाहिए।
राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ जाने दो और उसके बाद हम जो है न्यायालय में उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो अल्लाह के करम से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी आसिफ शेख साहब और हमको अच्छी मालूमात है, हम अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। आप सिर्फ हमारी इतनी मदद करिए, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से इसकी जांच करवा के हमको मंगा दीजिए। संदर्भात सूचना प्राप्त झालेली आहे। सूचक अन्सारी मोहम्मद असलम खलील अहमद अनुमोदक मोहम्मद मुस्तफी मोहम्मद मुस्तफा मालेगाव महानगरपालिका आरोग्य विभागाने दफ्तरी नोंद असलेले 1044 जन्म प्रमाणपत्र रद्द केलेले असल्याने या सर्व 1044 जन्म प्रमाणपत्र नोंदणीसाठी माननीय तहसीलदार सहाय्यक तहसीलदार मालेगाव यांच्याकडून प्राप्त आदेशावर असलेले स्वाक्षरी तसेच जन्म प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी प्राप्त मान्य तहसीलदार सहाय्यक तहसीलदार यांचे आदेशावर स्वाक्षऱ्या हे 2 सह्यांचे नमुने मान्य शासनास अधिकृत सेक्टर करणे हँडरायटिंग एक्सपर्ट यांच्याकडून त्वरित पाठविण्यात यावे। तसेच जन्म नोंद असलेल्या नागरिकांच्या पालकांना नाव नोंदणीसाठीची नियमित प्रक्रिया पुन्हा सुरू व्हावे म्हणून मनपा प्रशासनाने त्वरित कारवाई करून त्याचा अहवाल मान्य महापौर कार्यालयात करण्यात यावा। दूसरे लगे मोहम्मद मुस्तफी मोहम्मद मुस्तफा अन्सारी मोहम्मद यांचे यावेळी मालेगाव शहरातील नागरिकांना मालेगाव तहसीलदार यांनी 2024-25 मध्ये 3407 मालेगाव महानगरपालिका प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले। त्यानुसार 3407 जन्म प्रमाणपत्र वितरण करण्यात आल्यानंतर मनपा आरोग्य विभागाने सतत 3407 जन्म प्रमाणपत्र रद्द केले, परंतु यामुळे शहरातील नागरिकांच्या बालकांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे। म्हणून मालेगाव महानगरपालिका आरोग्य विभागामार्फत रद्द करण्यात आलेले 3407 जन्म प्रमाणपत्र पुन्हा वितरित करण्यासाठी विचार निर्णय करून निर्णय घेणे। मेरा सवाल है एक मिनट बोलो, 2 मिनट के अंदर बोलो। हम लोग मना नहीं कर रहे, हम लोग मना नहीं क्या बोल रहे, तुम भी बोलो 2 मिनट, कोई मसला नहीं है, तुम बोलो। एक मिनट में तुम मना नहीं कर रहे, मना नहीं कर रहे, हमारी बात सुनो ना। चलेगा दाखले का ही सवाल है और 3460 2024-25 में तहसीलदार जो आदेश देता था उस आदेश पर तहसीलदार के आदेश पे महानगर पालिका जन्म दाखिले दिया करते 24-25 जनवरी में कुछ लोगों ने मालेगांव शहर पर झूठा इल्जाम लगाया कि यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। वो इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद था, उस पर सरकार ने इंक्वायरी करवाई, लेकिन हमारी मालूमात में ऐसा कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी 3460 में नहीं मिला और 3460 जन्म दाखिले को रद्द करने की बात सिर्फ इसलिए की गई कि नायब तहसीलदार ने वो जन्म दाखिले आदेश इशू किए। नायब तहसीलदार को ना मैंने ना आपने ना किसी अरीजादार ने उसको पावर नहीं दिए थे कि वो आदेश दे। ये पावर देने का काम तहसीलदार ने किया था। एक आम नागरिक को ये नहीं मालूम होता
कि वो प्रोसेस करता है कि उसको ये यानी हेल्थ डिपार्टमेंट में आना है, वहां से प्रांत ऑफिस जाना है, उसको इतना ही पता है। उसने अपने सारे पेपर दिए और सारे पेपर उसके दुरुस्त थे। किसी में 19-20 का प्रॉब्लम हो सकता कि पेपर में 19-20 का मसला हो सकता, मगर सिर्फ ये बोल के जन्म दाखिले को रद्द कर देना कि नायब तहसीलदार को ये पावर नहीं था इसलिए जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए। अभी एजाज भाई जैसे दीपक भोसले की बात बोले, दीपक भोसले 1988 में इस शहर का नगर अध्यक्ष, जैसे आप महापौर मैडम पहली शहरी हैं वैसे ही नगर अध्यक्ष भी पहला शहरी होता है मालेगांव शहर का। तो क्या एक मराठा भोसले महाराष्ट्र में, शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में एक दीपक भोसले जो मालेगांव म्युनिसिपैलिटी का पहला नागरिक रहा हो, क्या वो उसका जन्म दाखिला रद्द कर दिया गया? क्या वो बांग्लादेशी हो सकता है? क्या वो रोहिंग्या हो सकता है? क्या वो पाकिस्तानी हो सकता है? या क्या ऐसा आदमी जो एजुकेटेड है, उनकी बीवी वकील है, क्या ऐसा आदमी वो डिप्टी महापौर यहाँ रह चुकी है, क्या ऐसा आदमी कागज पत्र बोगस दाखिल कर सकता है क्या? ऐसे कई उदाहरण इन पेपर्स में हमारे पास है। हमने 3460 जन्म दाखिले माइनर डिफेंस कमेटी ने अपनी अपने ऑफिस में, कुछ लोगों ने आसिफ शेख साहब के पास, कुछ लोगों ने हमारे पास, वो सारे पेपर से लाकर दिए। उसमें हमको कहीं से ऐसा नहीं लगता कि वो फॉर्जरी या कोई गलत तरीके से पेपर सबमिट किए। अगर उन्होंने अपने पेपर से दिए हैं तहसील ऑफिस में और वो पेपर्स आज भी तहसील ऑफिस में, हो सकता है हेल्थ डिपार्टमेंट में भी आए हो, मुझे उसका इल्म नहीं है, वो हेल्थ ऑफिसर हमारी बताएंगी, मगर तहसील ऑफिस में वो सारे 3460 लोगों के पेपर्स मौजूद हैं। उसमें 315 बच्चे हैं जिनके स्कूल में एडमिशन का सवाल है। कुछ लोगों ने एडमिशन ले लिया है, सीनियर केजी और जूनियर केजी से जूनियर केजी में आ गए। कुछ लोग इस साल पहली फर्स्ट क्लास में जाने वाले हैं। हमने जूनियर केजी और सीनियर केजी में तो स्कूलों में हमने ये बात की कि अभी जन्म दाखिले अगर रद्द हुए तो हम आपको फर्स्ट क्लास में जाने से पहले वो जन्म दाखिले हम स्कूल में उन बच्चों को कोशिश करेंगे बनाकर दे दें। मगर अब वो अप्रैल से पहली क्लास में जब जाएंगे तो कायदे से उनको जन्म दाखिला नहीं दिया गया तो उन बच्चों का एडमिशन रद्द कर दिया जाए। उनकी पूरी जिंदगी जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, जो मालेगांव शहर में पैदा हुए, जिनके पास टोटल प्रूफ है, उनकी पूरी जिंदगी एजुकेशन उनका खराब होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हेल्थ डिपार्टमेंट होगा, तहसीलदार होगा। तो ऐसे वक्त में अगर 315 बच्चे जो एडमिशन की लटकती तलवार है, ये हॉल में बैठे हुए 84 कारपोरेटर और प्रशासन, इन्होंने ईमानदारी से ये बात बोलना कि क्या उन बच्चों का, अगर इस विषय पे पूरा हॉल साथ में नहीं है तो क्या उन बच्चों का एडमिशन रद्द कर दिया जाए, वो एजुकेशन से महरूम हो जाए, क्या उनका किया जाए? ये एक अहम सवाल है। उसके बाद कई लोगों ने अलग अलग आधार पे अपने दूसरा कामकाज को इस्तेमाल किया, तो क्या उनको जन्म दाखिला दोबारा नहीं मिलना चाहिए क्या? अगर उनके पेपर्स पे कोई त्रुटि बताई जाती या उनके पेपर गलत बताकर रद्द कर दिए जाते तो हम उसको सही पेपर की मदद करते, मगर सिर्फ नायब तहसीलदार के आदेश पे रद्द करना ये अन्याय है, ये न्याय नहीं है। मैं इस मामले में महापौर साहिबा से गुजारिश करूंगा कि आपकी अध्यक्षता में आप 7 लोगों की एक कमेटी बनाइए, उसमें हेल्थ ऑफिसर को लीजिए और इस मामले में 1 महीने के अंदर वो कमेटी तहसीलदार से और जिनसे भी कानूनी तौर पर विधि डिपार्टमेंट अपना महानगर पालिका का है, आयुक्त साहब है, कानूनी तौर पर उनको जन्म दाखिला किस तरीके से वापस दिया जा सकता है। अगर ऐसा लगता है कि दीपक भोसले का पेपर हम देखें और हमको ये लगता है कि दीपक भोसले साहब ने कोई पेपर में कोई कमी रखी है तो उनको मौका दे दो वो पेपर वापस देने का, मगर जन्म दाखिला ही सिरे से रद्द कर देना
ये इंसाफ नहीं हो सकता। इसलिए 3460 मालेगांव शहरियान पर, जिसमें प्रभाग 1 के भी जो नदी के उस पार का हिस्सा है, जहाँ हिंदू भाई बहनें हमारी बड़ी तादाद में रहती है, उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा इसमें है। अगर कोई ये बोले कि न्यायालय में है, ये ऐसा है, तो उसको कानूनी समझ ही नहीं है, मैं ऐसा मानता। अगर न्यायालय में है, हम ना न्यायालय में रहने वाले किसी प्रकरण पे हस्तक्षेप कर रहे हैं, ना ही हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो गैर कानूनी हो। आपका इख्तियार, आपका पावर इस शहर के लिए होना चाहिए। इस शहर के 3460 जन्म दाखिले में बच्चे, माए, बहने, हिंदू, मुस्लिम सबके लिए आपका पावर इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए महापौर साहिबा आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाइए और ये 3460 लोगों का मसला आप हल कीजिए। यही मालेगांव शहरियान आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। यही हम मालेगांव सेकुलर फ्रंट, इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और मैं मानता हूं कि MIM और शिवसेना, बीजेपी भी ये चाहेंगे कि 315 बच्चों की जिंदगी खराब ना हो। शुक्रिया। दरअसल ये बात बोलने दो मेरे को। हमारा विरोध नहीं है, हमारा विरोध नहीं है, बात तो सुनो यार। देखो साहिबा, उप महापौर मैडम साहिबा, आपने शुरुआती भाषण में बोला कि आप दोनों महिला महापौर हैं, आपको सम्मान करना चाहिए। ये हॉल का एक डेकोरम है मैडम, कि बात दोनों तरफ से सुनी जानी चाहिए। हम लोग यहाँ पर अपोजिशन में बैठे हुए, हमारी भी कुछ बातें जो विषय आए हुए वो शहर की भलाई के लिए, और हम सब मिलकर यहाँ पर शहर की भलाई के लिए ही काम करने बैठे हैं। यहाँ एक मिनट असलम भाई प्लीज हमारी भी बात रख लेने दो। तुम एक विषय अभी तुमने वोटिंग नहीं सुन लो असलम भाई, अभी विषय नंबर 1 पर आपने मंजूर करे। रुक जाओ असलम भाई, अभी किसका क्या बोलना है, शिवसेना का क्या बोलना है, भाजपा का क्या बोलना है, MIM का क्या बोलना है? अरे आप तो बोलने ही नहीं दिए, इसमें वोटिंग की बात ही नहीं जाए।
उसका नाम रद्द नहीं हुआ था। ठाकुर साहब, मैं हाउस को बताना चाहता हूँ, आप हाउस की तरह एक बात समझ ले कि हम जो लड़ रहे हैं हमारे गांव की आवाम के लिए और पब्लिक के लिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबके लिए लड़ रहे हैं। हम किसी एक व्यक्ति से नहीं लड़ रहे। और अधिकारी को हमारे नजर क्या है, जो पुराने चुनके हैं उनको मालूमात देना चाहता हूं। दरअसल ये कंप्लेंट होती है 6 महीने में गवर्नमेंट का एक बयान आता है, गवर्नमेंट का एक बयान आता है 16 दिसंबर को। मैं माकूम साहब के माध्यम से आयुक्त साहब और हेल्थ ऑफिसर साहबों को ये मालूमात देना चाहता हूँ, आप उनसे पूछना चाहता हूँ। उनकी बात 2 मीडिया सगळे शांत राहा. आपण 2 महिला म्हणून या ठिकाणी बसलेल्या आहात. सर्वप्रथम आम्ही सर्व शिवसेनेच्या वतीने आपलं हार्दिक अभिनंदन करतो. या ठिकाणी महिलांच्या वतीने आपण या ठिकाणी बसलेले आहात. या सभागृहाचं एक डेकोरम आहे आणि हे पहिल्या दिवसापासून आपण हे पथ्य पाहायला आहोत. तुमच्याकडे बहुमत आहे म्हणून तुम्ही आमचा आवाज बंद नाही करू शकत. आमच्यानंतर आम्ही जे बोलतो त्यानंतर तुम्ही ठरवा की आम्ही तुमच्या सोबत आहेत की नाही आहोत. हे विषय हा गावाचा विषय आहे आणि म्हणून या गावाच्या विषयाच्या संदर्भात सगळ्या सदस्यांचं मत आपण या ठिकाणी गृहीत धरायला पाहिजे, ऐकायला पाहिजे. मला अपेक्षा होती मुस्तकीम भाई आपण बोलले, आपण सगळ्यात शेवट करणार होता त्या विषयाचा, पण त्या अगोदर आमचं काय म्हणणं आहे ते आपण पहिले समजून घ्यायला पाहिजे. आपल्याला शासनाच्या विरोधात किंवा प्रशासनाच्या विरोधात जायचं नाही.
मग जो न्यायालयाने जो निकाल राखून ठेवलेला आहे, न्यायालयीन ही जी प्रक्रिया आहे, यामध्ये जात असताना मालेगाव महापालिकेचं कुठेही त्याचं तोंड पडायला नको, महापालिकेची बेइज्जत व्हायला नको, याचं भान आपण हे पहिल्या दिवसापासून ठेवलं पाहिजे. आणि म्हणून याच्यावर सर्व चौबाजूने आपल्याला त्या ठिकाणी विचार करायचा आहे आणि या लोकांना न्याय द्यायचं काम करायचं. हा विषय आमचा आम्ही पहिल्या दिवसापासून शिवसेना ही सरकार सोबत आहे, सरकारने जे निर्णय घेतलेले आहेत त्या सोबत आहे, पण त्याचबरोबर गावाच्या हिताने काय होईल यासोबतही आम्ही या ठिकाणी आहोत. तर आमचा विषय फक्त एवढाच आहे की विषय क्रमांक 1 आणि 2च्या संदर्भात की महापालिकेकडे, मला जर चुकत असेल तर मला दुरुस्त करा, महापालिकेकडे वर्षाच्या विलंबाने जर जन्ममृत्यूची नोंद होत नसेल तर ते अधिकार कलेक्टरला शासनाने दिले होते. कलेक्टरने त्यांचे समकक्ष जे अधिकारी आहेत खालचे तहसीलदारापर्यंत ते अधिकार त्यांनी वितरित केले होते. मालेगाव महापालिकेच्या दृष्टिकोनातून, मालेगाव शहराच्या दृष्टिकोनातून गोष्ट अशी झाली की त्याच्या तहसीलदारने ते अधिकार त्याच्या अखेरीस नायब तहसीलदाराकडे वर्ग केले. बरोबर, आता नायब तहसीलदाराकडे ते अधिकार वर्ग झाल्यानंतर नायब तहसीलदाराने जे दाखले वितरित केलेले आहेत त्या दाखल्याच्या संदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेला आहे. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे 15 मार्च 2025च्या अगोदर अशी कुठलीही एसओपी, कुठलीही कार्यपद्धती निश्चित केली नव्हती की दाखले कशा पद्धतीने वितरित करावे. ते तहसीलदाराची सरसविवेक बुद्धी त्यांनी त्या ठिकाणी वापरावी आणि ते दाखले वितरित करावे असं त्या ठिकाणी अपेक्षित होतं. झालं असं की ते नायब तहसीलदाराकडे ते अर्ज गेल्यानंतर नायब तहसीलदाराने जे वितरित केले त्यामुळे ही सगळी दाखले संशयास्पद झाले आणि म्हणून 12 मार्च 2025ला शासनाने एक GR काढला आणि एक कार्यपद्धती निश्चित केली की कशा पद्धतीने ही दाखले परत वितरित करावी. मी परत एकदा याच्याने सांगतो जबाबदारीने की महाराष्ट्र शासनाने असं कुठेही सांगितलेले नाहीये की ही दाखले बंद झालेली आहेत, की जी दाखले रद्द करण्यात आलेली आहेत ती परत नव्याने देऊ नये असं कुठेही सांगितलेलं नाही. त्या संदर्भात तुला शासन निर्णय 16 सप्टेंबर 2025ला म्हणतो की बाई जर चुकत असेल तर दुरुस्त करा. 16 सप्टेंबर 2025 साली एक GR काढलेला आहे आणि ह्या GR मध्ये ही जी दाखले रद्द झालेली आहे ती परत नव्याने देण्याच्या संदर्भातली ती एक गोष्ट आहे. पण त्याच्यात थोड़ी सी एक चौकसी ये करो कि ये डिपार्टमेंट के अंदर मानधन पे लोग कितने हैं, परमानेंट कितने हैं। अगर इसमें जब तक मानधन के लोग रहेंगे तो यही काम होगा। इसके अंदर ये डिपार्टमेंट बहुत जिम्मेदार डिपार्टमेंट है, इसके अंदर परमानेंट अधिकारी ये हमारे विषय नंबर 2, ये जो जन्म दाखिले का जो विषय आया है, मैं सम्माननीय महापौर साहिबान की इजाजत से सम्माननीय कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूँ इसके ऊपर इनका क्या निर्णय। कुछ नहीं, यही सही बात है। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे?
माननीय महापौर यांचे शिफारशी आहे श्रीमती छाया शेखर सिंह यांचे जाती आहे मालेगांव महानगरपालिका काम बाकी है तो वो कब तक होने वाले हैं, कब तक हम हॉस्पिटल शुरू करने वाले हैं। और हॉस्पिटल अगर शुरू होता है तो जैसे कि पहले पुराने हॉस्पिटल सरकारी आप लोगों ने कॉर्पोरेशन के माध्यम से चलाए, जिसमें सिर्फ सर्दी बुखार खांसी की दवाएं हमारे शहरियों को दी जाती थी, लेकिन ये हॉस्पिटल हमारे का मकसद ये है कि इसमें जदीद सहूलियत मालेगांव शहरियान को फराहम करना। इसमें सबसे पहले तो इसमें हमको 3D सोनोग्राफी भी उसमें होना चाहिए। दूसरा ये कि गायनिक सर्जन ये दोनों हॉस्पिटल में परमानेंट चाहिए। दूसरा एक बात ये है कि हमारे जो इस दूसरे डिपार्टमेंट से जो हमारे संबंधित है, पहले तो सबसे पहले मैं उनसे मालूमात लेने के बाद मेरी पूरे हॉल की तरफ से, क्योंकि ये विषय इतना सेंसिटिव है और इतना हमने उसमें खर्च किया है, तो शहरियान को उस तरीके का लाभ हासिल होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि मेरे सभी भाई, सभी बहनें और सभी पूरा हाउस मेरे साथ रहेगा, क्योंकि हमने देखा है, हमने शहरियान की तकलीफों को समझा है कि गरीब हमारी माँ बहनें वहाँ जाती है, बच्चों को सिर्फ सर्दी बुखार और खांसी की दवाई के अलावा कोई चीज आज तक हासिल नहीं हुई। और दूसरी बात एक बात यह भी है कि अगर हॉस्पिटल बन रहा है तो तमाम तर जदीद सहूलियत उसको फराहम होना चाहिए और स्टाफ दोनों हॉस्पिटल में भरपूर स्टाफ होना चाहिए। और उसकी पहले मालूमात हो, फिर हम लोग सवाल करेंगे कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। संबंधित मैं भी सवाल करेंगे, उसकी भी पहले उसका काम कहाँ तक हुआ है, एक मिनट पहले कहाँ तक है, इसमें सिटी इंजीनियर का भी रोल आता है, इसमें मामूल साहब इसमें सिटी इंजीनियर का भी रोल आता है। उन्होंने हमको बताना कि कहाँ तक काम चालू है और कितना काम रुका हुआ है। रिक्रूटमेंट का ले लो। बच्चों से बोला अरे दोनों आ जाएंगे। थोड़ा सा ये जो है हमारे दायरे में अपना आवाज नहीं तो नर्सिंग कॉलेज के बारे में नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए और उसको करना चाहिए। उससे आज स्पेशलिस्ट मुफ्त चश्मा मालेगांव शहरियान को मिले। चलिए आपकी क्या तैयारी है, मुझे अपना साथ से जवाब और ऑपरेशन भी मुफ्त में होने चाहिए।
दिया जाते हैं बार बार, ये बंद होना ठीक है, यहाँ मैं आपसे वो रिकॉर्ड ले स्थापना से डायरेक्ट निकालो, वहाँ पे हमारे लोगों हॉस्पिटल चालू है, उससे पूरे स्टाफ है क्या? अरे वो स्टाफ बाद में बुलाए तो हो जाएगा। यहाँ आया है मेरा सामने जवाब दिया है कि भाई हॉस्पिटल अपना लगभग पूरा हो चुका है और दैनिक हॉस्पिटल भी वो भी लगभग पूरा हो चुका है। ये जो हॉस्पिटल में फर्नीचर की जो जरूरत थी इसके लिए वेंडर से हो चुका है। वहाँ जो इक्विपमेंट होना चाहिए मेडिकल इक्विपमेंट, आरोग्य विभाग से और बात की है कि भाई कितने इक्विपमेंट की फर्नीचर के साथ साथ इक्विपमेंट की बहुत सारी जरूरत है। वहाँ हम दो बातें महिला प्रशासनिक काल में सोची थी कि एक तो हम क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट बहुत सारी संस्था अपने दो इक्विपमेंट की भी साथ ही बात अपने पास बहुत सारे बहुत मंजूरी है जल्द में उसका पूरा अधिकार के जाएगा देखे वो भरे जाएंगे। दूसरी कोशिश ऐसी है कि का मार्फत जो गवर्नमेंट जो उससे साथ देता है, हमने उनसे भी कॉन्टेक्ट किया है कि आप अंदर से हमें कुछ स्टाफ दे दो, ये अगर हमारा उसमें पता है वो हो जाएगा, वो भी कोशिश जारी है। इसके साथ साथ हर सारी में जो सुविधा मिलनी चाहिए जैसा हमका गाइडलाइन या बाकी चीजें, तो बहुत सारे हमने डॉक्टरों की मीटिंग बहुत सारी कि गाना के पेशेंट या कोई भी पेशेंट ज्यादा तक रेफर ना हो जाए, अपने यहाँ कोई सहूलत मिले उसके चलते हमने जब शुरू हुआ था तब वो फाइनल सिस्टम शुरू किया था। हम गायनिक को फाइनल का लेते नहीं बुलाते नहीं, वो बंद हो चुका है। वो लोग फोन करते ना डॉक्टर साहब ने गाइडलाइन दी है, तो ये मैं बात पूरी कर रहा हूँ कि एक्सरे मशीन आपने तो उसका मंजूरी लेंगे और नर्सिंग कॉलेज के लिए भी हमें आरोग्य विभाग से मंजूरी लेनी पड़ेगी। जैसा ही मंजूर होता है तो उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। जन्म दाखिले के ऊपर बोले, जन्म दाखिले के ऊपर बोलने के लिए मेरे को लगा बोलने में है एक नंबर किसी और दो नंबर किसी के ऊपर मुझे ऐसा लगा कि इनको बोलने नहीं आता। हमारे मालूमात में ऐसा है कि जो हमला औरत है एक ही मर्तबा सोनोग्राफी हमारे तरफ से की जाती है। जब जब उनको जरूरत पड़ी तो उनकी सोनोग्राफी उसमें फ्री होना चाहिए। एक चीज ऐड करो। और दूसरा मुद्दा हमारा उसके अंदर ऐसा है कि आप जो उसके अंदर जो बनाया
नर्सिंग कॉलेज इसका उसके सब कर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का विषय इसलिए रिलेटेड विषय है, ये विषय ले सकते हैं आप। इसके अंदर आप लोग नशा मुक्त केंद्र जो नशे से मालेगांव शहर के अंदर जो बीमारी फैल गई है नशे की, पूरी हमारी कौम और हमारे सब लोग इससे खोखले हो रहे हैं। तो मेरा ये बहुत आप लोगों से गुजारिश है कि नशा मुक्त केंद्र ये इसके अंदर शुरू होना चाहिए, और इसी मीटिंग के अंदर और ये सूचना के अंदर उसमें मेरी असलम भाई से भी गुजारिश है कि ये सूचना में हमारे ऐड करो और ये विषय को मंजूर करो। मंजूर माजी माहफूज साहब ने बोला शायद वो ये बात भूल गए कि हमने वहाँ बर्निंग जो लोग जल जाते हैं उनका भी नहीं है, उनका भी करना चाहिए। ये भी एक गाइड कर लो उसमें। और मैं माजी माहफूज साहब को बताना चाहता हूँ की जरूरत मालेगांव शहर की नागरिकांना उत्तम वैद्यकीय सेवा देणे ही मालेगांव महानगरपालिकेची जबाबदारी असल्यामुळे मालेगांव महानगरपालिका आरोग्य विभागातील सर्व आवश्यक सेवांची जसे सोनोग्राफी, ईसीजी, आय चेकअप, नर्सरी इत्यादी गतीने व त्यानुसार लागणारे निधी उभारणे कामी मान्य शासनास पाठपुरावा करावी। मान्य शासनाकडून निधी प्राप्त करण्याकामी उशीर होत असल्यास मनपाने निधीची व्यवस्था करावी। मालेगांव महानगरपालिका मालकीच्या नर्सिंग कॉलेज सुरू करण्याकामी मान्य आरोग्याधिकारी यांनी मान्य प्रशासनास प्रस्ताव सादर करून मंजुरी घेण्याची त्वरित कारवाई करावी। मान्य महापौर यांच्या शिफारशीने श्रीमती शगुफ्ता शकील मध्ये यांची यादीने मालेगांव महानगरपालिकेचे मालकीचे सर्व उर्दू मराठी शाळा व परिसरामधील विद्यार्थीने यांचे सुरक्षेविषयी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याने तसेच मान्य शासन नगर परिषद संचालनालय मुंबई यांचे देखील होळीबाबत काटेकोरपणे अंमलबजावणीचे आदेश असल्याने सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविण्याबाबत विचार करून दिले गेले। महानगर पालिका का पीआई नियुक्त करने बोलने तो और आज स्कूलों की प्राइमरी स्कूलों की जो व्यवस्था है हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगना चाहिए। इसमें हमारी किसी की भी तो राय नहीं। अगर आज उसके कैंपस, उसके वाल कंपाउंड, उसके कमरों की जो हालत है जहाँ पर हमारे जनरल रजिस्टर रहते हैं उनकी क्या हिफाजत की हमें गारंटी है कि ये किस तरीके से रहेंगी। हमारी 5 करोड़ रुपया सैलरी देने वाली महानगर पालिका हमारे पास शिक्षण के लिए वो स्कूलों में इंस्पेक्शन करने के लिए अधिकारी नहीं है। इस पर भी जो है मैडम बात होना चाहिए और ये सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये शिक्षा का मामला है और शिक्षा में ही जो हमारे बच्चे जिस तरीके से तालीम हासिल करने के लिए प्राइमरी स्कूलों में अब नहीं जा रहे हैं ये उसकी यही व्यवस्था की वजह से नहीं जा रहे हैं। मैडम शौचालय की ये व्यवस्था है, जो 5वीं 6वीं की जो हमारी बच्चियां हैं उनको शौचालय के लिए जगह नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीजों पर, ये शैक्षणिक मामला है, ये सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। मैडम यही बोलना है।
है रे भैया डायरेक्ट इसका बोलने का क्या है? महिला बोलता है सर ये तो सभी के लिए अच्छा पैगाम है। मेरे हिंदू भाई या मुस्लिम भाई दोनों के सदस्य बोलता है माइक चालू करो और मान्यवर सबको मेरा नमस्कार। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि as you know the condition of the schools, day by day it is getting worse and worse. You have to take action against the management for the schools. They are not getting nice food, they are not getting pure water, they are not getting classroom as they want as well. जो गरीब के बच्चे हैं, जो पुअर घर के बच्चे हैं, वो उनको जो खराब खान पान मिल रहा है, जो खराब पानी मिल रहा है, उसके वजह से उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है, जिसके कारण उनको दवा खाने में पैसा करना पड़ता है। तो मुझे ये कहना है बड़ापुर साहिबा को कि ये चीज के पहले आप उनको सुविधा करनी चाहिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को थोड़ा सा महत्व देना चाहिए। आपल्या महापालिकेच्या शाळेची चले जाते हैं नमस्कार करते की तुम्ही जो पॉइंट मिळाला आहे महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये जी सुविधा पाहिजे ती पाहिजेच आहे, पण त्याच्यासोबत आपल्याला जे हायजीन पाहिजे, जी डिजिटल शाळा पाहिजे मुलांना. आज आपण आपल्या शाळेतले मुलं का दुसरीकडे जात आहे, का इंग्लिश मीडियम शाळेमध्ये जात आहे, कारण आपण ती त्यांना व्यवस्था देत नाहीये. आज तुम्ही भिवंडीसारख्या शाळांमध्ये महानगरपालिकेच्या शाळा इतक्या व्यवस्थित बनवल्या गेल्या आहेत की तिथल्या मुलांना दुसरीकडे जाण्याची गरजच नाहीये. आज फक्त पैसा असलेले मुलं इंग्लिश मीडियम सारख्या दुसऱ्या शाळांमध्ये शिकताय आणि आपल्या गोरगरिबांची मुलं का महानगरपालिकेच्या शाळेत त्यांना कोणती सुविधा काय नाही मिळू शकत. याच्यासाठी आपण अभ्यास दौरा केला पाहिजे. भिवंडी सारख्या शाळेत आपण अभ्यास दौरा करून तिथला अभ्यास करून आपल्या महानगर मालेगाव शहरातल्या एक मिनिट मला आपल्या मालेगाव शहरातल्या महानगरपालिकेमधल्या प्रत्येक मुलाला एक चांगलं शिक्षण मिळवून देण्याची जबाबदारी आपली आहे. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला सांगते भिवंडी अभ्यास दौऱ्याचं सांगताय भिवंडी अभ्यास दौरा झालाच पाहिजे. आम्ही महापालिकेने शिक्षण मंत्री जरी मालेगावचे असले तर मालेगाव महापालिका त्यांच्या ज्युडिशरी मध्ये येत नाही. मालेगाव महापालिकेची शाळा त्या ज्युडिशरी मध्ये येत नाही. शासनाच्या अधीन आमच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी जो विषय आपण एक रोडमॅप तयार केला शाळेच्या संदर्भात. सभागृहाने शासनाकडे पाठपुरावा करून या गोरगरिबांना ज्या काही सुविधा उपलब्ध करून देण्याची त्या की मूळ जो विषय होता शिक्षिकेच्या बाबतीमध्ये यासाठी 30 लाख रुपये आपण ऑलरेडी मंजूर केलेले आहे आणि लवकरच त्याची प्रक्रिया सुरू होऊन पहिल्या टप्प्यामध्ये 30 लाख आणि जशी आवश्यकता आपल्याला भासेल त्याप्रमाणे टप्प्याटप्प्याला शिक्षिकेची व्यवस्था करण्यात येईल. याशिवाय आपल्या बऱ्याचशा शाळा अतिशय खराब आहेत आणि काही दुरुस्तीच्या स्टेजमध्ये आहेत, तर त्यासाठी आपण पहिल्या टप्प्यात 22 कोटी आणि दुसरा 9 कोटी असा 31 कोटीचा प्रस्ताव मान्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवलेला आहे. त्यानंतर त्या शाळेमध्ये
जो भी है। और मैं तो ऐसा सबसे गुजारिश करूंगा कि जो नए कारपोरेटर है सबके वार्डों के अपने अपने मसाइल है जो विषय में नहीं है, जो विषय में नहीं है। और अभी हमारे कुछ नगर सेवक कारपोरेटर ऐसे है कि उनको अभी ये नहीं पता कि विषय लेंगे जब अपनी बात रखी जाए, ऐसा भी नहीं है। और दूसरी बात कुछ नगर सेवक की बात पता। दूसरी बात, आज जो बुनियादी सहूलत हमारे शहर में जो लोगों को चाहिए, जैसे गटर, कचरा, खाद, आज 11,000 कॉलोनी में आज की वीडियो सुविधा देने का सच्चा गुणगान करूं। ये मैं जो भारत सरकार ने करण्यात येत आहे सदस्य खूप जास्त रुग्णांना रुग्णवाहिका सुविधा खूप महाग पडत असल्याने रुग्णवाहिकेचे दर ठरविण्यात आम्ही विकास देणे करून दिले गेले। हमारी इसमें ओम सूचना लिख के आपको देना भाई। बोलो असलम भाई। ये जो विषय है, ये एम्बुलेंस का जो भाड़ा है मालेगांव महानगर पालिका के विषय बढ़ते गाँव है, आज शांत दिखने वाला मालेगांव महानगर पालिका के हॉस्पिटल में मालेगांव महानगर पालिका की जो महापौर साहबा, मैं हाउस की मालूमात देना चाहता हूँ कि ये जो एम्बुलेंस है मालेगांव महानगर पालिका, इसका भाड़ा पीछे 5 रुपया किलोमीटर रिटर्न था। यानी अगर नासिक जाना है 100 किलोमीटर है तो उसका 500 रुपया होता था। क्योंकि एम्बुलेंस लेके मरीज को जाती है तो वहाँ छोड़ के आ जाती है, इसलिए रिटर्न भाड़ा था। वो चाहे खाली आ जाए या पेशेंट वापस आ जाए, इसलिए उसका 5 रुपया भाड़ा था। जो यहाँ पर कमिश्नर साहब पीछे आए थे, उन्होंने इसको 26 रुपया कर दिया। मैं आपके माध्यम से हाउस की तरफ से बोलना चाहता हूँ कमिश्नर साहब को कि 26 रुपया रिटर्न अगर भाड़ा है तो 13 रुपया एक तरफ का है, 13 रुपया एक तरफ का है। जब निर्णय लेने की बात है तो इंशाल्लाह आप लोग बोलना फ्री का विषय दे देंगे। 13 रुपया एक तरफ का है। यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने या केरल की गवर्नमेंट ने या राज्य की गवर्नमेंट ने अगर किसी को जीवन लाइन से ऑपरेशन बढ़ाना है तो नहीं लंबा विषय सुविधा देने का सध्या रुग्णांकडून 26 प्रति किलोमीटर ये भाडे आकारणी करण्यात येत आहे। सदस्य खूप जास्त असल्यामुळे रुग्णांना रुग्णवाहिका सुविधा खूप महाग पडत असल्याने रुग्णवाहिका न नफा न तोटा तत्वावर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे। हमारी सूचना ऐसी है कि ये कितनी एम्बुलेंस है इसके अंदर, आप ये बताओ। और दूसरी बात,
आप लोग इसमें ना नफा ना टोटा की बात कर रहे हैं। मेरा तो ये बोलना है कि जितने पदाधिकारी और अधिकारियों की गाड़ियों का वाहन जितना भाड़ा जाता होगा उससे कम ही इसका महीने का जाता, आपके पास इनकम आती होंगी। इसलिए मेरी उप सूचना ये है कि इसको फ्री करना मालेगांव के लिए फ्री करना चाहिए और मेरे को वोटिंग करो इसके ऊपर, वोटिंग करो, सूचना वोटिंग होगी इसमें मैडम, वोटिंग इसके ऊपर लेकिन मैं आपके माध्यम से यहाँ लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये अगर आप 26 रुपए तक का इसलिए नहीं होंगी क्योंकि अगर ये पीछे 5 रुपये में नहीं आ रहे तो फिर ही क्या करेंगे। ये बात बोल रहे हैं फ्री कर देना चाहिए, तमाशा करते हैं। दूसरी बात मालेगांव के सदस्य ने कोई गैर आईनी बात असंवैधानिक बात नहीं करना चाहिए कि यहाँ तमाशा हो रहा है क्या। हम भी आवाम के लिए तमाशे का मतलब क्या है? मालिक भाई की सूचना में ऐड करो। नहीं मेरे मालेगांव के सिर्फ तमाशा करना मकसद नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये बोल काम करना मकसद है। ये बात काम नगर विकास से मंजूरी करके लाना मालिक नगर विकास से मंजूर करके लाना हम फ्री देंगे।
ना मैं पूरा इसमें आ रहा सम्माननीय सदस्य माननीय मुस्तकीम डिग्नेटी साहब ने फरमाया कि आमदार साहब से मंजूरी लेना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि आयुक्त साहब ने ये बात का जवाब देना कि ये विषय जो है वहाँ जाएगा क्या, ये हमारा अपना विषय है, हम खुद मुख्तार अदारा है, ये सारे डिसीजन हम ले सकते, मंत्रालय में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं है, हमारी सूचना भी आई और सूचना भी आई अपोजिशन की, अब उसका निर्णय लेने का अधिकार आपको है। ये भांडा खत्म, आगे का जो निर्णय लेना रहेगा आपको लेने का रहेगा। दोनों ने अपनी अपनी सूचना दी, अब अगला विषय बढ़ा, उसको बात खत्म हो। यांचे जातीयांनी मालेगाव महानगरपालिका बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग, कृषी विभाग, स्वच्छता विभाग, सोयीस्कर विभागाद्वारे सन 2025 साली या आर्थिक वर्षात निविदा करण्यात आली होती। या निविदांचे कायदेच देण्यात आले नाही, अशा निविदांची चौकशी करण्यासाठी विचार निर्णय करून निर्णय होईल। विषय के संदर्भ में सब विभाग के ये टेंडर का है कि पर्टिकुलर ये बता दो, सभी विभाग का है, सभी विभाग का है, सभी टेंडर का है, सभी टेंडर का है, जोर में बोलो। कौन से विषय, कौन से विभाग से? आम्ही काही निविदा मैडम, ये गोल मोल जो है सिर्फ और सिर्फ गोल मोल बातें करके ये बैठ जाएंगे, ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि ये जो है और सिटी इंजीनियर को भी बोलूंगा, ये जो है सिर्फ गोल मोल जवाब देंगे और महासभा से भागने की कोशिश करेंगे। अरे ये बोल रहे हैं 2 मिनट बोला अभी जो मालूमात बोल रहा
111 टेंडर लगते हैं यहाँ पे न्यूज़ स्टेशन कई सारे शुरू किए और इसमें मनपा निधि और शासन निधि का मंजूरी कहाँ से मिलती है? क्या बोले? तुम अभी क्या बोले? फिर से रिपीट करके बोलो, तुम्हें भी सदस्य है, बोलो फिर से मनपा निधि से एक चैनल काम नहीं तुम बैठ रहा अभी भी है शासन निधि और मनपा निधि टेंडर निकल गया यानी काम का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तुम्हारा इतना बोलना है कुछ इसमें ऐसे है कि आदेश होगा, ये स्टेज उससे हट के आप बता रहे हैं कितने टेंडर निकले वही बता दो ना। कार्ड एड्रेस की बात टेंडर निकले कार्ड एड्रेस तो हो नहीं बना 111 टेंडर कार्ड एड्रेस हो जाएगा। अच्छा साहब, एक चीज और पूछना था आयुक्त साहब, जो ये टेंडर निकले इसमें जो ऑलरेडी पहले जो मंजूरी हो चुकी थी, तो एक रोड की जो मंजूरी है उसको कितने साल के बाद बना सकते हैं, वो भी मालूम तो मेरे को कितना है सिविल लाइब्रेरी के हिसाब से सिविल रोड का और इसका डामर का बताओ ना। 10 साल सिविल रोड और ये अपने 10 साल तुमने दूसरा क्यों दिया भी? ठेकेदार की जिम्मेदारी किस तरह तक रहेगी? मुझे वो ठेकेदार की गारंटी कितने दिन की बताओ, जैसे ठेकेदार तुमने बोला सिविल रोड 10 साल और डामर रोड का कितना है? तुम बोल रहे सिविल रोड का 10 साल है, तो कौन सा रोड और सिविल और डामर रोड का कितना है वो बताओ पूरा। सिविल लाइब्रेरी टेंडर क्या है? तुम जब 10 साल का बोल रहे तो फिर वही रोड को दोबारा क्यों दूसरे साल में तुम मंजूरी देते? ऐसा अनगिनत काम मैं बताऊंगा, तुम क्यों मंजूरी देते फिर? ये विषय है रोड में रोड बना रहे हैं, जो कच्चे एरिया है वहाँ रोड नहीं बनाई जा रही, तुम रोड का रोड हर साल बना रहे, उसकी मालूमात दो। तुम सीमेंट रोड बोल रहे 10 साल के बाद, डामर रोड कितने साल के बाद? के कामों की साहब इसकी मालूमात दो ना, तो बोल दिए मालूमात दो। पवन देशमुख की भी चौकसी महापुर साहब, कमिश्नर साहब, महापुर साहब, आयुक्त साहब कुछ मालूमात तुम्ही पण उत्तर द्यायचं या विषयावर.
पुलिस अधीक्षक साहेब अधिकारी कार्यालयाचे सहाय्यक पोलीस अधीक्षक साहेब यांनी मालेगाव शहरकेंद्र येथील जगली शाळेच्या इमारतीमध्ये रिकामे असलेले काही खोल्यांमध्ये शिल्लक पोलीस ठाणे स्थापित करण्याची दिनांक 9/2/2024 रोजी पत्र द्यावे विनंती केली आहे. तरी सदरच्या खोल्या शिल्लक पोलीस ठाणे यांनी घेणे आम्ही विचार करू इच्छितो. उसकी जानकारी लेकर एक स्पेशल मीटिंग करेंगे. आज महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी चावलेले मोकाट तर त्या मोकाट दरामुळे विषय नाही आहे. सदरच्या पोलीस स्टेशनच्या ठिकाणी एक चौकी कार्यरत असावी. बाजार आहे, गर्दीचं स्थान आहे. पोलीस स्टेशन आणण्याच्या ठिकाणी एक चौकी त्यांना आपल्या शाळेच्या मुलांना काय सांगत नाही. हम सिर्फ उनको कुछ रूम दे रहे हैं. पुलिस स्टेशन रखना और क्या करना है हमारे इख्तियार की चीज नहीं है. वो पुलिस डिपार्टमेंट के इख्तियार की चीज है. रोड पर ना अतिक्रमण है किला पुलिस स्टेशन के बाहर, लोगों को आने जाने में दिक्कत है. और अभी अतिक्रमण के ताल्लुक से महापौर मैडम हमारे यहाँ के साहब बहुत ही सख्त और डिप्टी में बहुत सख्त फैसले कर रहे हैं. तो पुलिस डिपार्टमेंट की मदद लगेगी. इसलिए हम पुलिस दे देना चाहते हैं कि पहले किला पुलिस स्टेशन वाले अपना करने से पहले हमारी सूचना ले लो. पर एक मैं ये बता रहा, इससे पहले भी महानगर पालिका ने अपनी पुरानी बिल्डिंग के 4 कमरों का चुनाव करके किला पुलिस स्टेशन को दिए गए. तो उन्होंने वो 4 कमरे ताबे में ले लेना, अतिक्रमण खुद का खुद साफ हो जाएगा. वहाँ ले जाकर अपना अतिक्रमण रखना. ये नवी जगह आज अपना वहाँ पर प्रभाव को आज जगह कम पड़ रही, वहाँ पर रहवासी को इलाका है. हमारा बोलना ऐसा है
कि वहाँ पे पूरा प्रभाग का काम करते हुए जो अपनी बिल्डिंग में 4 जो रूम दिए हुए हैं उनको ड्रॉ करके उनको वहाँ पर अधिकार में उनका शिफ्ट करके वो 4 रूम उनको मालूमात दो ना, ये है ना मालूमात दो मेरे इसकी चार कमरे पहले दिए किसको बख्शेगी नहीं, चाहे वो प्रशासन हो चाहे कोई भी हो, तो करने वाला कोई नहीं कोई भी हो। हर हाल में साहब को मालूम है ये सब मालूम है, मुझे मालूम है बात। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम हर हाल में किसको बख्शेंगे नहीं। ईद के बाद चाहे वो रोड का अतिक्रमण हो, तुमने रोक कर आगे साइड का अतिक्रमण नहीं करते, बीच की गाड़ी नहीं निकालते, हम सब निकालेंगे। कोई 2 लाख जमा करे या 5 लाख जमा करे, बॉडी घटना करेगी, तुम घटना नहीं करेंगे, बॉडी घटना करेगी। और किसको देने का है? अगर तुम्हारे नाम पे पैसा जमा किया जा रहा, तुम अगर उसकी सूचना दे दो, जो भी देगा 2 लाख रुपए जमा किया जा रहा, हम किसको माफ करेंगे नहीं बॉडी, क्योंकि बॉडी के लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए क्या हाल में चल रहा। आप प्रशासन का राज नहीं है, आप बॉडी का राज है। जो हम चाहेंगे वो होगा, आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा, ये बात बॉडी का। और मेरा ये बोलना है कि कमिश्नर साहब के नाम से लोग पैसा जमा करते हैं। कई जगह कमिश्नर के नाम से फ्लैग स्टेशन की जगह पे कुछ लोग तो मेरे साथ आए थे, बोले आयुष साहब से बात हो गई, 5 रुपये देना है, 5 हम लेंगे, तुम्हारा क्या है? हम तो आई नहीं क्यों आए, बात आ सकी है। ये आपके लिए बड़ा सवाल ये है कि लोग ऑपरेशन जोन के नाम पे गुरुवार रोड पे जो पैसा जमा कर रहे हैं, और अगर वहाँ के लोगों को हम आपसे मिलाए और वो ये बोले क्या आपके नाम से पैसा लिया गया, तो क्या उसके खिलाफ आप गुना दाखिल करेंगे? क्या आया नहीं बोलो ना। पैसा लिया तो आप उसके खिलाफ गुना दाखिल करेंगे? आप और की इजाजत से बोलने आपका जोन के लिए शहर में एक कमेटी है, एमएलए जो अपना खाता है उसके तहत उसकी मीटिंग होती है। उसमें कमेटी है, इसमें हमारे लोग पुलिस और गुजरात डिपार्टमेंट है, वो तय करते हैं कि कहाँ आपका जोन बनाना चाहिए। पैसे की बात वो भी बोलता है। और जैसा मुझसे के सामने भी बोला था कि बड़ी मुश्किल 4 महीने पहले की बात है कि फायर स्टेशन के लिए जो जगह में 18 रुपए पुराना 18 रुपए भाई को लोग कुछ कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, ऐसे इस बात की स्थिति हो रही है। लेकिन जहाँ जहाँ भी जब भी वहाँ रोड का काम हुआ, जो कंपाउंड का काम हुआ, मैंने पूरी नजर वहाँ रखी और वो जगह किसी को भी लेने नहीं थी, अतिक्रमण करने नहीं थे। अभी वो जगह खाली है, तो वहाँ मैं चाहता हूँ ऐसा बड़ी भी चाहिए तो वहाँ एक अच्छा कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेशन का भी हो सकता है। दूसरी बात क्या है, आपके नाम से कोई पैसे जमा कर रहा है और अगर कोई बंदा मैं लेकर आऊँ कि किसी ने आपके नाम से 2 लाख 5 लाख जमा किया और वो आपके सामने बोलेगा, तो जमा करने वाले के खिलाफ आप गुना दाखिल करेंगे क्या? स्पष्ट सवाल, पूरी जो कार्रवाई करनी है पूरी करेंगे। दूसरा रोड की बात, वहाँ भी अपनी खरीद चली थी, स्कूल वाले ने थोड़ा विरोध किया। वहाँ पुलिस से भी जैसा जज साहब ने बोला, पुलिस से भी ये था कि ये अच्छा ये था कि बार बार हमें बोलने तो पूरा आगे वो पेमेंट वापस करेगा वापस जाएंगे। सदस्य आरोग्याविषयी विषय बोलत होते, त्या विषयाला धरून बोला म्हणून त्याला सूचना देतात। हा विषयाला धरून चर्चा का करता आली आहे? त्याच्यासाठी सेपरेट यादी आहे, विषय लेने में हम बोले ना, विषय घेऊन या ना। आता एकाला एक नाही, दुसरा नाही, आमच्या सदस्याला मैं कैसे इधर लाइव चल रहा है तो कैसे क्रॉस मालदा विवाद, दरेगांव विवाद है ना, और इधर इलाका जो इस इलाके का है, तो अभी तक का वहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में ना कब्रिस्तान का
वहाँ बनाया गया, न संस्था मूवी बनाई गई, न पुलिस स्टेशन बनाया गया, न मदरसा, न मस्जिद, न कुछ कारपोरेशन की तरफ से कोई भी सहूलत नहीं दी गई। आज भी 2011 से लेकर आज 2026 आज में कारपोरेशन में मालदा के अंदर बोलो, चाहे दरेगांव बोलो, चाहे सानी में बोलो, चाहे दयाना पट्टा बोलो, चाहे भाईवा पट्टा बोलो, है ना, और दीगर इलाका जितने भी अपने यहाँ पे कारपोरेशन में लिए, अभी तक भी इनकी संस्था मूवी नहीं बनाई गई, एक भी कब्रिस्तान का बनाया नहीं गया। तो मेरी आप मापुर मैडम से गुजारिश है कि ऐसे इलाकों के अंदर कब्रिस्तान भी होना चाहिए। आज दरेगांव के अंदर कब्रिस्तान भी नहीं बना, आज 20 साल हो गया डीपी प्लान करने के लिए, है ना। आज हमारी मापुर मैडम से गुजारिश है कि जो नया डीपी प्लान जो आज तैयार होगा उसके अंदर इन सब चीज़ के लिए आज कारपोरेशन में सोचना चाहिए और इसकी सहूलत आज मालेगांव शहर के लोगों को देना चाहिए, क्योंकि मालेगांव शहर आज काफ़ी बहुत ज़्यादा तादादों में बढ़ चुका है। 11,000 कॉलोनी के अंदर लोग रहने के लिए गए, लेकिन वहाँ 11,000 कॉलोनी की कुछ भी सहूलतें नहीं है। आज वहाँ से कई फोन भी हम लोगों को आते और वीडियोज भी लोग डाल रहे हैं, वहाँ की गंदगी भी बहुत है, न कोई चीज़ की कब्रिस्तान की वहाँ सुविधा है, न पुलिस स्टेशन की सुविधा है। तो मैं मापुर मैडम से मैं गुजारिश करूँगा कि वहाँ पर हॉस्पिटल की अच्छी रक्षा बेहतर बनना चाहिए, वहाँ के लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए और दरेगांव के अंदर भी बनना चाहिए, मालदा के अंदर भी बनना चाहिए, दयाने के अंदर कब्रिस्तान बनना चाहिए, दीगर इलाके में बनना चाहिए। और आज तुम बोलो कब तक डीपी क्लियर का साहब बोलने लगाओ। आई का ऑर्डर कब आया उसका बताओ। आपण डिक्लेरेशन केले 4 बार आणि टीपीओची अपॉइंटमेंट झाली 29/1/24 आणि आपल्याला लिमिट आहे ना की येईल 6 महिने, त्याला आपण मुदतवाढ घेऊ शकतो। अरे बाबा, अरे 10 साल से तुम डीपी बना रहे हो, मुद्दतवाढ़ दे रहे, एक टाइम ऑफिस बनाओ बैठ के, क्यों नहीं करते तुम? हमारे को जगह लग रही ना, हम कहाँ जाएंगे जगह लेने का? बस साहब कितने साल से डीपी बनती थी डीपी? तुम्हारे ग्रामीण का कितनी खराब बात है, तुमको खुद करना चाहिए। आपको टाइम लिमिट दो, चलो टाइम लिमिट दो, टाइम मांग लो, टाइम लिमिट मांग लो, ऊपर टाइम दो ना 6 महीने होना दो ना। फिर हमने हमसे वही बोले ना, तुम्हारा बोलने का मतलब फिर होना ही नहीं चाहिए। आगे भी प्लानिंग करके इंसान काम करता ना, आगे भी प्लानिंग करता ना। आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, उसके लिए प्लानिंग हमारी हो। हम तो शहर के उसके लिए कर रहे हैं। अरे आप टाइम लिमिट मांग रहे हैं, उनसे टाइम लिमिट बोल दो ना। जब हो गए चलो टाइम लिमिट दो, वो टाइम लिमिट दो उसको ये तुम साबित नहीं कर पाते, फीस क्या है कि तुमने भरे? नहीं, ये बात लेकिन सारे शहर के हम 117, 121 की बात कर रहे हैं, शहर की बात कर रहे हैं। हमारे शहर का शमशान भूमि बने, कब्रिस्तान बने, दवाखाना बने, पुलिस स्टेशन बने, तुम खुद ही नहीं जाते फिर। अरे बता कैसे बनेगा भैया? अरे तो हम मान रहे ये कुछ ये विषय गलत है क्या? मैडम टाइम लिमिट ले लो। दूसरा जो ये बोले कि हम जमीन रिजर्वेशन करते ऐसे केसेस ये ऐसा होता है जीत नहीं पाते, या तो केस कई साल चलते, 5 साल 7 साल 10 साल।
मैं खुद कई केस में कारपोरेशन वालों को 5-7 साल से लेके जा रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन कारपोरेशन ने अपने पैनल पे गौर करना, अगला विषय वो लेंगे और इसमें टाइम लिमिट तय करना और जो डॉक्टर साहब कोर्ट में जो मसला आता है, कोर्ट में जो मसला आता है वो हम पैनल में अच्छे वकील डालेंगे और इनका वो मसला भी हल करेंगे जो कोर्ट से हम आ जाए। माननीय महापौर के सिफारिश से माननीय सदस्य जारी से नाही मानव महानगरपालिका शिक्षण मंडळ काही शिक्षकांच्या झालेल्या एक अति बदली संदर्भात माहिती घेऊन देता नियमन करून निर्णय घेतले। महापौर साहब, मैं आपके माध्यम से प्रशासन को सवाल पूछना चाहता हूँ। ये मेरी मालूमात के हिसाब से पिछले बार अचानक हमारे यहाँ जो टीचर की जरूरत हुई तो उन टीचरों को अचानक वहाँ से यहाँ पर बुलाया जाता है, जबकि हमारे शहर में इतने बेरोजगार टीचर है बेचारे जो बीएड, बीएड और टीट करके माह महीने हैं, जो कुछ यहाँ पर पावर लूम चला रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, ऐसे कुछ बच्चे हमारे। तो उन लोगों के साथ नाइंसाफी करते हुए इन लोगों ने, प्रशासन ने बाहर से टीचर बुलाकर जो ऑलरेडी सर्विस पे थे, जो लाख 2-2 लाख रुपए उनको पगार है, जो वहाँ वेल सेटल थे, उनको यहाँ लाने की इनको क्या जरूरत थी। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर आज भी कुछ हमारी माँ बहने जो टीचर है 1500-2000 रुपए में, जो प्राइवेट टीचर कुछ स्कूलों में जो लाख रुपए पगार, कारपोरेशन की स्कूलों में टीचर है जिनको लाख रुपए पगार है, वो उनको 2-2,000-1,500 रुपए महीने की पगार देकर उनसे काम करवाते। ऐसे बेचारे हमारे टीचर के साथ यहाँ बहुत जबरदस्त नाइंसाफी हुई है। महापौर साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो बेरोजगारों के साथ जो नाइंसाफी हुई, तो ये जितने जो टीचर आए थे, हमारे यहाँ गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसके जरिए 84 टीचर हमको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दे चुकी है और आगे भी गवर्नमेंट देगी। अगर हमको टीचर्स की जरूरत है, कई बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर कम है, तो हम उनको मानदान पर ले सकते। और वही जो बच्चे जो 2015 में दूसरी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को कम से कम 10,000 रुपया महीना दो, तो एक टीचर की 1 लाख पगार में हमारे को 10 टीचर मिलेंगे महीने के। तो ऐसे बहुत सारे इसमें भ्रष्टाचार दिखता है। महापौर साहब, तो मेरी आपसे गुजारिश है आपसे कि ये बदली को रद्द करना और नए सिरे से मानदान तत्वों पर या गवर्नमेंट के पोर्टल पर जब तक हमारी भर्ती नहीं होती, इसके लिए यहाँ पर जब तक मानदान में टीचर बनना और ये भर्ती को रद्द करना। आप कार्रवाई करने वाले हैं कि उसके ऊपर कल विजिट भी कराया मैंने, विजिट भी कराया, ठीक है, ग्रुप भी है ना। माननीय सदस्य साहेब यांच्यासोबत मी स्वतः होतो, त्या ठिकाणी बघितलं त्या मुख्याध्यापकांनी एक महिला प्रसिद्धी रजेवर 6 महिन्याच्या रजेवर आहे, मुलांचं नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांनी दिलो बघा राजेंद्र टीचर, महापौर तुम 25 साल में पढ़ा रही हो, मेहरबानी करके, नहीं तो बहुत सुनेंगे। अगर जितने टीचर है ना उसमें से आधे मानदान के पढ़ा रहे, चलना मेरे साथ, सुबह बता दूंगा। आधे टीचर कार्रवाई करने का बोले तो आधे टीचर आपको कार्रवाई बोले बना लिए कि 6 महीने की रजा पे है, वो तो जो भी गैर हाजिर रहता वो रजा ही रहता। हमको कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है। सन्माननीय सदस्यांना सांगू इच्छितो, असे जे कोणी आरोपी एक बात सुनो साहब, तुम एक लेटर लिखा दो पूरा शिक्षण मंडल को, क्या जिसको रजा लेने का है ना, तो हमारे को पहले लेटर दो, वो क्या करता है हेडमास्टर को लेटर देता, वो तात्पुरता लेटर देता, बाद में साइन भी करता और लेटर भी वापस देता। तुम एक लेटर निकालो कि जो लोग रजा के ऊपर जाने का है उन्होंने शिक्षण मंडल को एक लेटर देना पहले कि 6 महीने की रजा है कि 4 महीने की है, ये सिर्फ मैंने तुमको दिया, बाद में आके मैंने साइन कर दिया, ये लेटर लेकर आएगा, यही धंधे चलते। ये अभी ठीक है, आज हमारा सन लग रहा है कल से, ईद के बाद जब चलेंगे बोलेंगे नहीं, ये जो भी आप सुधार लो इसको। बहुत मजा मारा लोगों ने, 2500-3000 में लड़कियां पढ़ा रहे बेचारे, उनका कोई कसूर नहीं है। जो 40-40, 50-50 हजार रुपया पगार लेना, ये उनका कसूर है। और हमारे मेहनत के पैसे की कमाई है मालेगांव के अंदर, लोग प्लास्टिक के चुन चुन के ना केयर पट्टी और नल पट्टी भरते, सिर्फ बोल लेने से ये नहीं होता। अभी तुम्हें पत्र लिखा लो कि जो भी रजा लेने का रहेगा उसकी माहिती जब तक शिक्षण मंडल है को नहीं रहेंगी, उसकी हम रजा मंजूरी का पीए नहीं करेंगे। ये लेटर तुमने निकालना चाहिए, मेरी विनंती है। इसके बाद कुछ टीचर सेवा रिटायर्ड होने वाले हैं, कॉर्पोरेशन
की 1 मिनट बस 1 मिनट जो कुछ टीचर रिटायर होने वाले यासाठी महानगरपालिका स्तरावर मान्यतांवर काही शिक्षक कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात आली. विषय नंबर 10 लो. विषय क्रमांक 10 मान्य महापौर यांचे शिफारसीने मान्य श्री अंसारी मोहम्मद हसन खलील अहमद यांचे यादी अंगीकारलेल्या शासनाचे पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानांतर्गत मालेगाव महानगरपालिका पाणीपुरवठा विभागाद्वारे अली अकबर हॉस्पिटल जवळचे जलकुंभांचे काम अद्याप अपूर्ण असल्याने सदर कामी संदर्भात विचार विनिमय करून निर्णय घेतले. त्यांना खेळण्याची वाढती संख्या छोटे मोठे अपघात दुचाकी वाहने चोरीची संख्या अशा प्रकारचे अनेक घटनांवर अंकुश ठेवणे तसेच कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने शहरातील प्रत्येक मुख्य सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविण्याबाबत विचार विनिमय करून गेले. विषय क्रमांक 12 मान्य महापौर यांचे शिफारसीने मान्य शिक्षक रफिक शेख अफजल यांचे नामांकन मालेगाव महानगरपालिका हद्दीतील माळगाव किंवा येथील महानगर मालकीचे 11,000 कर्मचाऱ्यांचे कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलीस स्टेशनची निर्मिती करण्याचे विचार विनिमय करून निर्णय घेतले. सबसे पहले अपना जो संस्था विभाग है अपने स्वच्छता, तो उन्होंने वहाँ पर अलग टीम देने का और हाजिर सेंटर वहाँ पर देने का 11,000 कॉलोनी में महापुर में आज की जो पुल है ड्रेनेज की गटर की इसका काम पूरा होना चाहिए. ये मालूम है आमच्या भायगाव शिवारामध्ये वंडेर काकुर्डी अंतर्गत भायगाव शिवार येतं, तिथं जावं लागतं. वंडेर काकुर्डी पर्यंत जावं लागतं. त्याच्यामुळे भायगाव शिवारात पण पोलीस स्टेशन निर्मितीसाठी मंजुरी मान्य महापौर यांच्या शिफारसीने मान्य इब्राहिम अहमद सलीम यांचे यादी अंगे महाराष्ट्र महानगरपालिका अभिनेतांचे 150 अंगे मालेगाव महानगरपालिका शिक्षण विभागाचे कामकाजची स्थिती योजनेबाबत विशेष शिक्षण समिती स्थापन करणे व शहरातील वाहतूक बस सेवा सुरू करणे काम परिवहन समितीचे स्थापन करण्यावर विचार विनिमय करून दिले. चौक मध्ये संगमेश्वर मध्ये मुसलमान बांधवांची तिथं शाळा आहे उर्दू मीडियम. त्या परिसरामध्ये अनेक प्रकारच्या चोऱ्या चेन स्कॅपिंग असं होतं. याकरता सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे आम्ही वर्धमान नगर, श्रीरामनगर, आंबेडकर नगर प्रभाग क्रमांक 9 चे प्रमुख जेवढे रस्ते चौक असतील त्या ठिकाणी सीसीटीव्हीची आम्हाला आवश्यकता आहे. आमची सूचना आपण मंजूर करायची निजाम बहुत बुरी तरह से खराब है, चाहे वो बिल्डिंग की क्वालिटी हो या एजुकेशन की क्वालिटी हो. जो अभी पीछे असलम अंसारी साहब और तमाम संभागीय सदस्यों ने जिस विषय को बहस की, उसके आसपास में ये मेरा विषय है कि स्कूलों की जो समिति है, स्कूल शिक्षण समिति है, वो कब ये बनाने वाले हैं और किस तरह से बनाने वाले हैं, उसमें बाहर के लोगों को ये लेने वाले हैं या सम्मानीय सदस्यों में से किसी की नियुक्ति होगी, वो किस तरह से होगी उसको हमको बताना. हाँ ठीक है, चलो महापौर मैडम की तरफ से
नहीं होगी, उसमें सिर्फ हॉल के सदस्य ही होंगे। बताओ हमारी बात हो गई। हमारे महापौर यांच्या शिफारशीने मान्य श्री उद्धव उमाराम दरेकर यांच्या यादीने मालेगाव तालुका हत्तीतील सायनापूर्वी या ठिकाणी श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक उभारण्यात आली विचारणे करून दिले गेले। सर्व धर्मियांकडनं सगळ्यात पहिले महापौर साहेब उपमहापौर साहेबांचं अभिवादन करतो। हा विषय मंजूर केला। त्याचबरोबर आमच्या भायगाव सोयगाव ग्रामवासियांची मागणी आहे, नागपूर रोडवरती छत्रपती संभाजी महाराज प्रवेशद्वार निर्मिती करण्यात यावी। नागरिकांच्या सोयीचा विचार करून नवीन प्रशासकीय प्रभागाच्या तयार करण्यासंदर्भात विचार अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल बंग, विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाये तव जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। एक साथ 20